हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जॉब ग्रेड आईएएस पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो न्यूज में है और जिस पर काफी चर्चा की जा रही है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक आपका जो जीएस पेपर 3 है उससे रिलेटेड है। और आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं करते तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हम बात करेंगे आज आरबीआई ने जो गोल्ड लोन लेने की पॉलिसी है, गोल्ड लोन लेने के जो नियम है उनमें बदलाव किए हैं। ये बदलाव क्या है, इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में क्या बदलाव इससे देखने को मिलेंगे, इन सारे ही सवालों के जवाब हम इस क्लास में देखने वाले हैं। एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे, हर एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और यह भी देखेंगे कि इसके क्या आउटकम होने वाले हैं। आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपका इस टॉपिक से रिलेटेड ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस क्लास को। और सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये है क्या। तो टॉपिक है आरबीआई गोल्ड लोन पॉलिसी, यानी गोल्ड लोन लेना क्या मुश्किल हुआ है इस पॉलिसी के बाद, या कुछ फायदे होने वाले हैं, ये सब चीज हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है और क्या ऐसी वजह रही कि आरबीआई को एक पॉलिसी बनानी पड़ी, एक ड्राफ्ट लाना पड़ा गोल्ड लोन के लिए। तो आप देखेंगे हेडलाइन जो न्यूज़पेपर में दिखेगी वो आपको दिखेगी आरबीआई गोल्ड लोन नॉर्म्स स्ट्रेंथनिंग ओवरसाइट ऑन गोल्ड लोन। यानी आरबीआई क्या करना चाहता है भाई? आरबीआई जो गोल्ड लोन या जो स्वर्ण ऋण है उसमें जो भी नीतिगत चीजें हैं, जो उसमें आरबीआई के द्वारा किया जाने वाली निगरानी है, उन सबको मजबूत करना चाहती है। आरबीआई चाहती है कि ये निगरानी तंत्र मजबूत हो, और उसके लिए क्या क्या आरबीआई ने पैरामीटर्स लिए हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, वो हम देखने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले हम चलते हैं जहां से इसकी शुरुआत होती है इस टॉपिक की, उस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई क्या है भाई? हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। ये सब हम लोग समझते हैं, आप सब लोगों को पता है। आरबीआई सेंट्रल बैंक है, हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे भारत का आरबीआई है, ऐसे ही अमेरिका का अपना सेंट्रल बैंक है, जापान का अपना सेंट्रल बैंक है, चाइना का अपना सेंट्रल बैंक है। तो सबके केंद्रीय बैंक होते हैं। अब बात आती है कि आरबीआई के काम क्या क्या है। तो आरबीआई बैंकों का बैंकर है, बैंकों का बैंकर। यानी आरबी जितने भी देश में बैंक काम करते हैं उन सभी बैंकों के लिए नियम बनाना, उनको रेगुलेट करना, ये सब काम आरबीआई करता है। तो आरबीआई ने अप्रैल 9 2025 यानी 9 अप्रैल 2025 को एक गाइडलाइन जारी की, और इस गाइडलाइन को जारी करते हुए कहा कि जो भी गोल्ड लोन लिए जा रहे हैं कोलेटरल के बेसिस पे लोगों के द्वारा। कोलेटरल क्या होता है समझेंगे हम अभी। आप ये समझिए कि ये कब आया, अप्रैल 9 2025 को आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की और उन्होंने कहा कि जो गाइडलाइन हम जारी कर रहे हैं गोल्ड लोन से रिलेटेड, ये गाइडलाइन सभी रेगुलेटेड एंटिटीज पर जो है लागू होगी, उन पर अप्लाई होगी। अब यहां पर दो चीजें, रेगुलेटेड एंटिटीज और एक इंपॉर्टेंट बात आई कोलेटरल। तो कोलेटरल को पहले समझते हैं कि कोलेटरल क्या होता है। कोलेटरल को हिंदी में कहते हैं प्रतिभूति, या कहीं कहीं पे बहुत सामान्य भाषा में जमानत कहा जाता है। अब ये क्या है जी? तो आपको पता होगा कि जब कहीं आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? लोन लेने जाते हैं या ऋण लेने जाते हैं। तो आरबी जो बैंक है वो आपसे कहता है कि अच्छा आप पंकज जी ऋण लेने आए हैं? बोले हाँ सर।
तो आप क्या बदले में जमानत रख रहे हैं, क्या आप बदले में कोलेट्रल रख रहे हैं जिसके बदले हम ऋण दें। तो मान लीजिए आप गए भाई कि हमें 1 लाख रुपए का ऋण चाहिए, कितने, 1 लाख रुपए का ऋण चाहिए था आपको। आपने कहा कि सर हम आपको गोल्ड रख रहे हैं, क्या दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, आप इस गोल्ड को अपने यहां गिरवी रख लो, जमानत के तौर पे रख लो या कोलेट्रल के तौर पे रख लो, हमें इसके बदले ऋण दे दो। तो बैंक ने आपसे जमानत के तौर पे गोल्ड रखवाया और उसके बदले आपको 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, ताकि अब इससे दो चीजें हुई। एक तो बैंक को यह गारंटी मिल गई कि आप अगर लोन नहीं चुकाओगे तो बैंक उस गोल्ड को बेचकर अपना जो पैसा है उसकी प्रति अपना जो है भरपाई कर लेगा। और दूसरी चीज ये भी हुई, क्योंकि आपने बैंक के पास अपनी कुछ संपत्ति रख दी है, गोल्ड रख दिया है, तो आप भी कोशिश करोगे कि आप जल्दी से जल्दी उस लोन को चुकाएं और अपना संपत्ति गोल्ड वापस ले। तो कई तरीके के जो है कोलेट्रल रखे जाते हैं। वो यहां पर गोल्ड की बात हो रही है, गोल्ड कोलेट्रल है। कहीं कहीं पे आप देखोगे जमीन के कागज, कहीं कहीं पर घर के कागज, ऐसे सारी चीजें जो है कोलेट्रल के तौर पे, जमानत के तौर पे या प्रतिभूति के तौर पे, इकोनॉमिक्स का शब्द है प्रतिभूति के तौर पर वो रखे जाते हैं। तो ये बात आपने यहां पर समझी कि ये जो गाइडलाइन है वो किसके लिए है, जब आप गोल्ड को एज ए कोलेट्रल या प्रतिभूति रख रहे हो, उसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरी है रेगुलेटेड एंटिटीज क्या है। तो रेगुलेटेड एंटिटीज से मतलब यहां पर है कि जिनको भी आरबीआई रेगुलेट करता है। तो भाई आरबीआई किस किस को रेगुलेट करता है, तो आरबीआई रेगुलेट करता है माय डियर फ्रेंड बैंक को, आरबीआई रेगुलेट करता है एनबीएफसीज को। बैंक में आप सब लोग जानते हो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी भी बैंक है, एसबीआई भी बैंक है, कैनरा बैंक है, देयर आर लॉट ऑफ बैंक, है ना। वो सब बैंक की कैटेगरी में आते हैं और उनको रेगुलेट करता है आरबीआई। अब कैसे रेगुलेट करता है, तो भाई एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना 1949 में, 1949 यानी 1949 में बैंकिंग विनियामक कानून बना 1949 में। उसके तहत सारे बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई कि भाई आपकी ऋण देने की शर्तें क्या होंगी, आप कैसे जमा स्वीकार करेंगे, कैसे आप ऋण देंगे, क्या ब्याज दरें होंगी, कैसे आप जनता से, लोगों से पैसे लेने की शर्तें क्या होंगी। तो ये सब निर्धारित करता है। इवन कि बैंक कहां खुलेगा, क्या ब्रांचेस खुलेंगी, ये सब आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, है ना, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट बना ये 1949 में, उसके तहत आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है। ऐसे ही एनबीएफसी, एनबीएफसी क्या है, तो इनको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंसिस कंपनी। जैसे आपने मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, है ना, आपने सुना होगा मणिपुरम फाइनेंस, बहुत सारे फाइनेंस कंपनियां हैं जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरफ ऋण देती हैं। तो भाई इनमें और बैंक में अंतर क्या है, बैंक जमा स्वीकार करता है, आप जाओगे फिक्स डिपॉजिट, है ना, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर सेविंग अकाउंट आप जाके खोलते हो बैंक में। एनबीएफसी में आप अकाउंट नहीं खोल सकते, ठीक है। आपको पासबुक, चेकबुक देने का काम करता है बैंक, एनबीएफसी वो नहीं करते, लेकिन ये आपको लोन देते हैं। तो एनबीएफसी अलग एंटिटी है। तो बैंक और एनबीएफसी दोनों के लिए ही ये रेगुलेटेड एंटिटीज माना गया आरबीआई के द्वारा, और इन दोनों ही एंटिटी को यानी बैंक और एनबीएफसी पे ये गाइडलाइन जारी होता जो है अप्लाई होंगी, ऐसा आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में कहा कि हम दोनों के लिए कह रहे हैं, ये बैंक के लिए भी एनबीएफसी के लिए भी। अब बात आपने यहां पे ये समझनी पड़ेगी कि एनबीएफसी किसके तहत रेगुलेट होता है। तो आरबीआई की स्थापना हुई आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और उसी आरबीआई एक्ट 1934 का एक आर्टिकल है जो चैप्टर 3, उसके अंतर्गत रेगुलेट करता है एनबीएफसी को। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आप इतना समझिए बैंक और एनबीएफसी को रेगुलेट करता है आरबीआई, और आरबीआई ने इन दोनों को गाइडलाइंस दी है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी दोनों ही लोन देने का काम करते हैं। गोल्ड लोन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इन्होंने कहा कि क्योंकि हम दोनों को
गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, तो बैंक और जो हमारा एनबीएफसी है, ये दोनों को ही एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा भाई? काम ये करना पड़ेगा कि दोनों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, यानी एक समान नियम बनाने पड़ेंगे। कैसे भाई? अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हो रहा था कि आप किसी बैंक में जा रहे हो तो बैंक अलग सेवा शर्तों पे आपको गोल्ड लोन दे रहा है। आप एनबीएफसी में जा रहे हो, एनबीएफसी के अपने अलग पैरामीटर्स हैं गोल्ड लोन देने के। तो इससे क्या हो रहा था? इससे आरबीआई और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीजें चल क्या रही हैं। और आरबीआई ने कहा कि एक तरीके का सिस्टमैटिक रिस्क है, क्योंकि लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं बहुत ज्यादा। हम आगे देखेंगे, अभी तब समझेंगे। तो आपको समझ में आया? आरबीआई ने कहा कि इस गाइडलाइन के बाद एक समान अब जो है पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे, एक समान स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे बैंक और एनबीएफसी को गोल्ड लोन देने के लिए। बात समझ में आई? चलिए अब आगे समझते हैं कि ये हुआ क्यों। अचानक से आरबीआई को ध्यान कैसे चला गया गोल्ड लोन पे? गोल्ड लोन तो बहुत समय से जो है हम सुनते आ रहे हैं, लगातार ऐड आता रहता है मुथूट फाइनेंस का और मणिपुरम गोल्ड लोन का कि घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना। ये आपने खूब सुना है। तो बात करते हैं कि जब पहले से गोल्ड लोन चल रहा था तो ये सडन आरबीआई क्यों गाइडलाइन लेके आया? तो ये हमने समझना पड़ेगा दोस्तों कि आप अगर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, यानी वित्त वर्ष 2023-24 में जो गोल्ड लोन लेने वाले लोगों की जो काउंट है, जो नंबर है, जो पोर्टफोलियो है, वो डबल हो गया, मोर देन डबल हो गया। यानी अगर पहले 1000 लोग गोल्ड लोन लेते थे तो एक ही साल के अंतर्गत देखा गया 2000 से ज्यादा लोग गोल्ड लोन लेने लगे। और आरबीआई को यह समझ में आया, अभी आपने देखा भी होगा कि बीच में जो है गोल्ड के रेट बहुत तेजी के साथ बढ़े थे, है ना, गोल्ड रेट बढ़ गए थे। उस सिचुएशन में लोगों ने लोन लेना शुरू किया कि ज्यादा लोन मिलेगा। तो आरबीआई को यह समझ में आया कि इतनी तेजी के साथ लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं, बैंक या एनबीएफसी कंपनियां बिना किसी सेट पैरामीटर के बिना लोन दे रही हैं। कल को ऐसा ना हो कि अचानक से बैंक का जो है लोन गोल्ड का रेट गिर जाए, लोग अपना जो है कर्जा भी ना चुका पाए, वो कोई कंपनी या बैंक फाइनेंस जो फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी या बैंक है कल को पूरी तरह ध्वस्त ना हो जाए, उसकी अर्थव्यवस्था ना चरमरा जाए और उससे पूरे देश पे संकट ना आ जाए। हमेशा ध्यान रखना, जो फाइनेंस कंपनियां या बैंक होते हैं दोस्तों, ये पूरी तरह जुड़े होते हैं अर्थव्यवस्था से। कोई एक बैंक भी अगर मान लीजिए कोलैप्स करता है तो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। कैसे पड़ता है भाई? अब आप समझिए, किसी बैंक से आप लोगों ने ऋण ले रखा है, बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा जमा कर रखा है और उस बैंक ने इंटर बैंक लेन देन भी किया हुआ है, किसी दूसरे बैंक से उन्होंने पैसा लिया होगा, किसी दूसरे बैंक को पैसा दिया हुआ होगा। तो जब वो बैंक कोलैप्स करेगा तो उसमें जिन लोगों ने पैसा जमा किया वो भी अपना पैसा निकालेंगे घबराहट में, और जिन लोगों ने उसमें जमा किया वो तो दे ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे बैंक भी उनसे जुड़े हुए हैं, उनका भी पैसा खतरे में जाएगा और लोगों का ट्रस्ट भी कम होगा कि भाई एक बैंक जो है कोलैप्स कर रहा है, दूसरा भी कर सकता है, तो सब लोग अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाती है। इसलिए आरबीआई ने कहा कि इसको जल्दी से रेगुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में दिक्कतें और बढ़े। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे ही आरबीआई को दिखाई दिया कि शार्प इंक्रीज हो रहा है गोल्ड लोन एक्टिविटी में, तुरंत आरबीआई ये पॉलिसी लेके आई है। ये पॉलिसी क्या है, कैसे इनमें चेंजेस आएंगे, ये हम पूरी क्लास में अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये भी समझना पड़ेगा कि जो गोल्ड लोन है दोस्तों, ये आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट के अंतर्गत, अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत। किसके? अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत ये गोल्ड लोन आता है। और अल्पकालीन ऋण क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट यानी एक साल से कम के लिए। आपको पता है लोग जो गोल्ड लेते हैं वो अमूमन जो भी ऋण लेते हैं, चाहे तो वो गोल्ड लोन हो, चाहे तो आपने देखा होगा कि और भी जो छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड के लोन्स हैं, ये सब लोन कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म होते हैं, है ना। कैसा लोन होता है भाई? क्रेडिट कार्ड लोन शॉर्ट टर्म, एक आध साल के लिए अमूमन। बहुत लंबे समय के लिए जो लोन लिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाते हैं, जो एक साल से ज्यादा अवधि के लिए होते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये आता है
आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट में, अल्पकालिक ऋण में। यहाँ पे ये आरबीआई ने कहा कि जो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन बोरोवर्स जो हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं या फिर जो छोटे शहरों या कस्बों में रहने वाले लोग हैं, वो जो लोन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है एक पैरामीटर का होना, क्योंकि इसमें बहुत इनकंसिस्टेंसी देखी गई है लोन डिसबर्समेंट में, वैल्यूएशन में और रिकवरी में। ये क्या चीजें हैं भाई? आप गोल्ड लेके जाओगे तो उस गोल्ड की वैल्यू कितनी है, ये कौन डिसाइड करेगा, किस पैरामीटर पे डिसाइड करेगा? गोल्ड तो अलग अलग कैटेगरी में आता है। गोल्ड 24 कैरेट का भी आता है, 22 कैरेट का भी आता है, 20 कैरेट का भी आता है, 18 कैरेट का भी आता है। उसकी कितनी वैल्यू होगी, कितना लोन देना है, ये सब चीजें डिसाइड होना बहुत जरूरी है। कैसे लोन दिया जाएगा, ये सब डिसाइड होना जरूरी है। इसलिए आरबीआई ने इस पॉलिसीज को लेके आया। अब हम बैकग्राउंड में चलेंगे। बैकग्राउंड में मैं आपको बता चुका हूं कि आरबीआई ने प्रपोज किए ये चेंजेस क्योंकि आरबीआई को दिखाई दिया एक सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क क्या है ये मैंने बता दिया है कि अगर एक बैंक कोलैप्स करेगा तो पूरी अर्थव्यवस्था उससे ध्वस्त हो सकती है, पूरी अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हो सकती है। इसलिए इसको कहा गया सिस्टमिक रिस्क, और इसीलिए इसको रेगुलराइज करने के लिए आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया है। आप एक चीज और देखेंगे कि यहां पे जो इरेगुलरिटीज थी गोल्ड लोन में, वो इरेगुलरिटीज कई पैरामीटर्स पे थी, कई स्टेप पे थी। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि स्ट्रक्चर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे एक है टॉपअप की प्रॉब्लम और एक है बुलेट रीपेमेंट की। टॉपअप की पेमेंट, टॉपअप का क्या है भाई, ये समझिए। टॉपअप का इश्यू क्या है कि मान लीजिए आपको चाहिए था 10 लाख रुपए का लोन। कितना? 10 लाख रुपीस का आपको लोन चाहिए था। आपने गोल्ड जमा किया बैंक एनबीएफसी के पास कि भाई मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। ये 10 लाख रुपए आपको चाहिए था, बहन की शादी करानी थी, इसलिए आपने शादी की शॉपिंग करना शुरू की। पता चला कि बहन की शादी में आपको 2 लाख रुपए की और जरूरत है। तो आप क्या कहेंगे? आप जाएंगे बैंक के पास कि सर मेरा तो काम नहीं हुआ, मुझे 2 लाख रुपए की और जरूरत है। तो आपने इसी 10 लाख रुपए पे 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा ले लिया, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये कहलाता है टॉपअप। जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करते हो, आप एक मंथली रिचार्ज करते हो, फिर आपका डेटा खत्म हो जाता है तो आप टॉपअप कर लेते हो 15 रुपए का डेटा पर डे के लिए, या एक पर्टिकुलर 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो ऐसे ही टॉपअप होता है कि आपका जो ऋण, जो आपका डेट चल रहा था, उसी पे आपने और डेट ले लिया, तो वो टॉपअप हो गया। अब बात आती है बुलेट रीपेमेंट क्या है। बुलेट रीपेमेंट का मतलब है कि आपने जो ये 10 लाख रुपए का लोन लिया था, ये 10 लाख रुपए का जो आपने डेट लिया था, ये डेट कैसे लिया था? आप मंथली वाइज आप इसका इंटरेस्ट पे करते जा रहे थे। आपने लिया ये भाई कि मैं 12 महीने में इसको चुका दूंगा, 12 मंथ के लिए मैं ले रहा हूं। तो आपने क्या किया भाई? आपने किया प्यारे दोस्तों कि आप मंथली पे एक पेमेंट देते जा रहे थे कि भाई मैं 5,000, 10, 6,000, 7,000 जो भी मेरा जो इंटरेस्ट है वो मैं पे करूंगा, और फिर लास्ट में पूरा का पूरा 10 लाख एंड में चुका दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बुलेट रीपेमेंट का मतलब ये है कि आपने पहले इंटरेस्ट दिया, फिर बाद में इकट्ठा अमाउंट बैंक को चुकाया, अपना गोल्ड वापस लिया, अपने घर आ गए। तो ये बुलेट रीपेमेंट करना कई बार बहुत रिस्की है, ये बहुत मुश्किल होता है। बैंक भी रिस्क ले रहा है कि आपको भाई 10 लाख रुपए दे दिए, आप ईएमआई पे कर रहे हो, कल को आप नहीं पे कर पाए तो बैंक को उस सिचुएशन में बहुत गड़बड़ हो सकती है। अभी आप चूंकि एक आदमी के कंटेक्स्ट में समझ रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है 10 लाख रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचो कि ये बहुत बड़े पैमाने पे हो, करोड़ों रुपए पड़ा हो, लाखों करोड़ों रुपए गोल्ड लोन में पड़ा हो, तब आप समझिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती थी। और नॉर्थ इंडिया में ये कम है कंसेप्ट गोल्ड लोन का, लेकिन साउथ इंडिया में गोल्ड लोन एक कल्चर में है, वहां पर लोग बहुत ज्यादा गोल्ड लोन लेते हैं। इसलिए आप आगे देखेंगे कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, आरबीआई से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप कुछ भी ऐसा गाइडलाइन मत लाइएगा जिससे हमारे यहाँ के लोगों को दिक्कत हो जाए, गोल्ड लोन लेने में समस्या आ जाए। तो ये देखेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट रेज ए फॉर्मल कंसर्न विद द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री बिकॉज गोल्ड लोन्स आर वाइटल टू रूरल पॉपुलेशन। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में भाई बैंक बहुत सारे लोगों के पास नहीं है कोलेटरल कुछ रखने के लिए, जमानत कुछ रखने के लिए। माताएं अपना गोल्ड निकाल के देती हैं कि जाओ इसको रख दो और बाद में हम पैसे चुका देंगे, बिटिया की शादी हो जाएगी, आप इससे लोन ले आओ।
लेकिन जब ये कानून सख्त हो जाएगा तो क्या लोन मिल पाएगा, ये भी एक मुद्दा है, तो वो हम आगे समझेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कंफर्म किया कि जो नए रूल हैं इससे कोई भी हार्म नहीं होगा, ना तो स्मॉल बोरोवर्स और ना ही जो है इसके इंप्लीमेंटेशन से अभी कुछ होने वाला है, क्योंकि ये इंप्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2026 से। तो आरबीआई ने कहा कि आप चिंता मत करो, इससे कोई भी स्मॉल बोरोवर जो छोटे कर्जदार हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा पॉलिसी से, और इसीलिए हम इस पॉलिसी को 2026 से शुरू करेंगे ताकि लोगों को इसके बारे में तैयार होने का मौका मिल जाए, सोचने का मौका मिल जाए, और कोई समस्या हो तो वो हमको बताएं, हम उन सब चीजों को कंसीडर भी करेंगे। अब बात आती है दोस्तों कि इस ड्राफ्ट कमेटी की जो गाइडलाइंस हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक एक करके जल्दी से समझ लेते हैं। की प्रपोजल क्या है ड्राफ्ट गाइडलाइन में। सबसे पहला है लोन टू वैल्यू। लोन टू वैल्यू क्या है ये समझेंगे जल्दी से। लोन टू वैल्यू रेशियो कहते हैं इसको, एलटीवी। एलटीवी कैप क्या है? एलटीवी होता है कि भाई आपका जो गोल्ड है दोस्तों, इस गोल्ड की कीमत मान लीजिए है 10 लाख रुपए। कितनी? 10 लाख रुपए। तो आरबीआई ने ये कहा कि आप 10 लाख रुपए का लोन नहीं देंगे, आप देंगे 75%। तो यानी कि आपको मिलेगा इस कंडीशन में 7.5 लाख का जो है लोन। बात समझ में आई? तो इन्होंने 75 कर दिया है लोन टू वैल्यू, यानी वैल्यू कितनी है 10 लाख रुपए, और आपको लोन कितने का मिल रहा है तो 7.5 लाख का। तो ये एक चीज आरबीआई ने सेट कर दी है, और ये 75% पे इसको फिक्स कर दिया है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा इसमें कि आरबीआई ने यह कहा है कि जब आप ऋण ले रहे हो, इस ऋण में ब्याज भी अगर आप भरते जा रहे हो, उसके बाद भी आप दोबारा ऋण लेने की कोशिश करते हो तो वो नहीं मिलेगा। और किसी भी कंडीशन में 75% की ये जो लिमिट है, जो लोन टू वैल्यू रेशियो है, ये 75% को किसी भी कंडीशन में एक्सीड नहीं करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि कोलेटरल ओनरशिप वेरिफिकेशन। कई बार क्या होता है, कोलेटरल वेरिफिकेशन क्या है? मान लीजिए गोल्ड मेरा था, मेरा कोई नोन गया, उस गोल्ड को ले जाके उस पे लोन ले आया, तो आरबीआई ने कहा कि अब जब भी एनबीएफसी या बैंक लोन देंगे तो पहले वो ये वेरीफाई करेंगे कि जो लोन लेने आया है वो व्यक्ति जो कोलेटरल जमा कर रहा है, जो जमानत पे गोल्ड दे रहा है, क्या वो उसका असली मालिक है। अगर असली मालिक नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें डाली गई है। तीसरी बात है स्टैंडर्डाइज वैल्यूएशन, कि भाई आप कैसे इवेल्युएट करोगे कि ये गोल्ड की वैल्यू कितनी है। क्योंकि गोल्ड मैंने आपको बताया 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट होता है। तो आरबीआई ने कहा कि गोल्ड को जो है, जो भी आप देंगे वैल्यूएशन, वो 22 कैरेट की प्योरिटी स्टैंडर्ड मान के देंगे, और ये पूरे भारत में समान रहेंगी सारी चीजें जो भी मैं आपको बता रहा हूं। लोन टू वैल्यू भारत में पूरे में, कोलेटरल ओनरशिप वेरिफिकेशन पूरे भारत में, स्टैंडर्ड वैल्यूएशन 22 कैरेट की प्योरिटी गोल्ड की मानी जाएगी, और उसी हिसाब से एक फिक्स्ड क्राइटेरिया बना के जो है प्योरिटी का, उसके आधार पर ऋण दिया जाएगा। तीसरी बात क्या है? लोन रिन्यूअल एंड टॉपअप्स। जो मैंने टॉपअप की बात की कि भाई 10 पे 2 लाख और ले लिया, तो दीज आर अलाउड ओनली इफ द ओरिजिनल लोन इज नॉट ओवर ड्यू एंड स्टेज विद इन द एलटीवी कैप। कि भाई टॉपअप या रिन्यूएबल लोन का तभी किया जाएगा जब आपने जो आपका ओरिजिनल लोन है वो ओवरड्यू नहीं है। ऐसा नहीं है आपने 10 लाख का जो लोन लिया है, उस 10 लाख की ईएमआई आप समय पे कर रहे हो तो आपको जो है और रिन्यूएबल मिलेगा, या तो पूरा कर दिया तो रिन्यूएबल मिलेगा। लेकिन अगर आप टॉपअप चाह रहे हो कि मुझे बढ़ जाए, तो टॉपअप उसी सिचुएशन में मिलेगा। पहली कंडीशन कि आप ईएमआई समय पे कर रहे हो, और दूसरी कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो 75% का जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर आपके गोल्ड की वैल्यू 10 लाख है तो आप किसी भी कंडीशन में 7.5 लाख से ज्यादा का लोन नहीं ले पाएंगे, चाहे तो आप टॉपअप करा के, चाहे रिन्यूअल के माध्यम से। ठीक है। तीसरी चीज, कॉनकरेंट लोन्स बैन। इन्होंने कहा है कि जो बोरोअर है, यानी जो उधार लेने वाला है, वो सेम गोल्ड पर एक से ज्यादा बार लोन नहीं ले पाएगा। पहले क्या होता था कि एक ही गोल्ड पे कई सारे लोन ले लिए, अब बाद में ये दिक्कत हो रही है कि वो लोन चुका नहीं पाया, तो कौन सा बैंक
उसको अपना कोलेटरल माने। तो इस सिचुएशन में आरबीआई ने कहा कि स्वयं गोल्ड को पे एक से ज्यादा बार लोन नहीं लिया जाएगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है। अगली बात कही टाइमली रिटर्न ऑफ कोलेटरल, कि ये अब जो ऋण लेने वाले लोग हैं, जिन्होंने गोल्ड को, अपनी माता बहनों ने जिन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे अपने सोने को रखा, उनके लिए कंडीशन बनाई कि जो लेंडर्स हैं उनको गोल्ड को 7 वर्किंग डे में लौटाना पड़ेगा। मान लीजिए भाई आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, आपने लोन चुका दिया, आपकी सारी ईएमआई कंप्लीट हो गई, तो जिससे आपने लोन लिया है, चाहे तो बैंक से चाहे एनबीएफसी से, उस बैंक या एनबीएफसी को आपका गोल्ड अगले 7 वर्किंग डेज में, 7 वर्किंग डेज में लौटाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा 5,000 रुपए पर डे, यानी वो फाइन के तौर पे आपको, जब तक गोल्ड नहीं लौटाएंगे, पर डे के हिसाब से 5,000 रुपए आपको पे करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो ऋण ग्राहकों के संदर्भ में आरबीआई ने इसमें डाली है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब ध्यान रखने की बात है कि भाई इसके प्रभाव क्या होने वाले हैं बोरोवर्स पे, यानी उधार लेने वालों पे, और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन पे जो दे रहे हैं ऋण, चाहे तो बैंक हो चाहे तो वो एनबीएफसीज हो, इन पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। तो बोरोवर्स विल फेस रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, बोरोवर्स को क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है रिड्यूस हो गई है, क्योंकि टॉप अप और रिन्यूअल अब अलाउड तभी हैं जब फुल रीपेमेंट हो या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे हो गया हो। तो पहले क्या था कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी थी, इजीली ऋण मिल जाता था, कई बार एक ही कोलेटरल पे दो दो बार ऋण मिल जाता था, टॉप अप मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो उधार लेने वाला बोरोवर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हुई है, उससे अब वो एक ही बार लोन ले सकता है। दूसरा लोन या टॉप अप तब ले पाएगा जब उसकी वो जो 75% की जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो नहीं एक्सीड होता है। अगली बात, लोन अमाउंट्स विल बी रिड्यूस। लोन अमाउंट कैसे रिड्यूस होगा भाई, एक तो वो लोन टू वैल्यू रेशियो मैंने आपको बता दिया कि फिक्स कर दिया, 22 कैरेट गोल्ड के हिसाब से आप कैलकुलेट करो, 10 लाख का लोन है तो 7.5 लाख ही दोगे, तो उससे कम हो गया, पहले ज्यादा देते थे तो एक तो उसकी वजह से कम हो गया। दूसरी चीज क्या है कि जो स्मॉलर लोन्स हैं उसके लिए भी गोल्ड की जो है एक समस्या आएगी, ज्यादा गोल्ड चाहिए होगा पहले की तुलना में, क्योंकि पहले में भाई पूरे पे पूरा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है लोन कम मिलने की, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, यानी कि जो अब बैंकों का या फाइनेंस कंपनी का काम करने का खर्चा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ये बैंक को कागजी कार्रवाई बहुत करनी पड़ेगी, बैंकों को और एनबीएफसी को ये पता करना पड़ेगा कि क्या जो ऋण लेने आया है वो गोल्ड का असली मालिक है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन होगा, पेपर वर्क होगा, तो उसमें उसका खर्चा जाएगा, वो उस खर्चे को किस पे डालेगा, कस्टमर पे डालेगा, यानी ऋण लेने वाले पे डालेगा, तो इसकी वजह से भी लोन कम मिलेगा, ये भी आपने ध्यान रखना है ना। और ये स्मॉल एनबीएफसी पे ज्यादा जाएगा, बैंक तो चलो ऑपरेशनल कॉस्ट निकाल भी लेगा, लेकिन जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनको इससे ज्यादा दिक्कत होगी। अगली बात है इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस में इंक्रीज। अब इससे क्योंकि कम ऋण दे पाएंगे, ज्यादा पेपर वर्क होगा, तो इससे क्या हो सकता है कि जो ब्याज दरें हैं वो महंगी हो सकती हैं, और उसी के साथ साथ जो चार्जेस हैं, जो शुल्क है वो भी बढ़ सकते हैं। तो अब ऋण मिलना महंगा हो जाएगा, और उस वजह से हो सकता है कि लोग गोल्ड लोन लेना कम कर दें। अब बात क्या आती है भाई, कंसर्न्स क्या उठते हैं, इससे चिंताएं क्या उठती हैं। तो कुछ लोगों ने ये कहा इन गाइडलाइंस के आने के बाद कि भाई आप एक समान जो नियम ला रहे हो, जो हमने कहा यूनिफॉर्म जो है सिस्टम बना रहे हैं, तो ये एक समान नीति कैसे बन सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई जो गांव में रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनको गोल्ड लोन ज्यादा चाहिए, शहरों में रहने वालों को नहीं चाहिए, हर जगह की अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जो छोटे बोरोवर हैं, जिनकी बेटी की शादी होनी है, जिनके भाई की जो है फीस जानी है, उन लोगों को इससे बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो गोल्ड लोन पर ही डिपेंड है और फॉर्मल क्रेडिट उनको और कुछ तरीका नहीं है। शहरों में तरीके और भी हो सकते हैं, तो इन लोगों को, और जो शहरों में रह रहे लोग हैं, उनको आप एक आंख से कैसे देख सकते हो, एक तो ये समस्या है।
दूसरा इन्होंने कहा कि इससे क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं और जो गरीब क्षेत्र हैं उन लोगों की आवाज इससे दबेगी और उन लोगों को ऋण मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास कम गोल्ड है तो उनको प्रायोरिटाइज कम किया जाएगा, उनके पास जो है पेपर वर्क और फिर बहुत सारी चीजें, तो इससे हो सकता है कि उनको गोल्ड लोन मिलना बंद हो जाए। इसलिए लोगों ने कहा कि भाई इसमें आप कुछ चेंजेस करिए, स्मॉल लोन की तुलना में हाई वैल्यू लोन को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। इसके बाद बैंक और एनबीएफसी को कहेंगे बड़ा लोन दे दें, छोटे छोटे के चक्कर में ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी, पेपर वर्क कौन करे, तो छोटे लोन हो सकता है कि मिलने बंद हो जाए और इससे लोगों को समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज थी। अब आरबीआई ने फिर वही कहा है कि भाई हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीजें बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा तेजी के साथ इसमें हमने देखा है कि रिस्क है, और ये रिस्क दोनों को है, चाहे तो वो लेंडर हो चाहे तो वो रिसीवर हो, बैंकिंग ढांचे को भी और ऋण प्राप्त करता दोनों को दिक्कतें। इसलिए हम ये पॉलिसी लेके आए हैं। फिर भी हमने सोचने का टाइम दिया है कि आप जो है 2026 में ये लागू होगी पॉलिसी, तब तक जो भी थिंकर्स हैं वो सोचें, बताएं कि इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या सुझाव हो सकते हैं, किस तरीके से इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। लोगों को तैयारी करने के लिए हमने समय दिया है, चाहे वो एनबीएफसी हो चाहे बैंक हो, तो उनको एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए तैयारियां होंगी। तो इन्होंने कहा वो तैयारियां करिए और सिस्टमैटिक तरीके से आप इसको आगे बढ़ाइए। कंक्लूजन इसका क्या हो सकता है कि आरबीआई गोल्ड लोन ड्राफ्ट रूल आर ए मेजर स्टेप इन कंट्रोलिंग ए फास्ट एक्सपेंडिंग क्रेडिट सेक्टर। फास्ट एक्सपेंडिंग क्रेडिट सेक्टर तो ये है ही, मैंने बताया कि एक फाइनेंशियल ईयर में ही डबल से ज्यादा हो गया है, और जिसकी वजह से लो इनकम एंड फाइनेंशियली जो वनरेबल पीपल हैं उनको इनसे फायदा मिलता है। तो ये बहुत जरूरी भी था कि भाई इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अनकंट्रोल चीजें अर्थव्यवस्था में कई बार बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो रूल को टाइट किया गया है, लैंडिंग प्रोसीजर्स को ट्रांसपेरेंसी लाने की चीज की गई है, और इसमें से जो हाई रिस्क मेथड थे उनको निकाला गया है बिना क्रेडिट की एक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि आरबीआई ने जो बहुत ज्यादा जोखिम था उस जोखिम को कम करने का प्रयास किया है, पारदर्शिता को बढ़ाने का प्रयास किया है, और आरबीआई ने कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि लोगों की ऋण तक पहुंच कम हो। आरबीआई चाहता है कि लोग ऋण तक पहुंचे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ पहुंचे, जोखिम कम रहे, ताकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से और सुदृढ़ तरीके से चलती रहे। क्यों? और आरबीआई ने टाइमलाइन भी दिया है कि भाई जनवरी 2026 में हम इसको शुरू कर रहे हैं, तो तब तक एक प्रॉपर कंसल्टेशन, एक एडजस्टमेंट का प्रोसेस हो सकता है, और आरबीआई में आप अपील कर सकते हो कि भाई जो बोरोवर्स को क्या दिक्कत हो रही है, अप्रोच कर सकते हो। आरबीआई अभी भी रेडी है इनमें चेंजेस करने के लिए, इनमें सुधार करने के लिए। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे बताइए कमेंट करके। इसमें कोई डाउट रहा, सेशन कैसा रहा, जरूर बताइए। प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, और बने रहिए जॉबग्रेड आईएएस प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि हम बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ग्रेट सेशन। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।